हाँ 8 o'clock बोल दे, हो जाओगे फ्री। चलो शुरू करते हैं। आज हम करेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट और इसको पूरी तरह खत्म करेंगे। बेटे सामने ध्यान दो। ट्रांसफर ऑफ हीट में 3 मेथड्स हैं, लिखेगा कोई नहीं, जो फॉर्मूलाज मैथमेटिक्स होंगी वो लिखनी होगी सिर्फ। ट्रांसफर ऑफ हीट का मतलब जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट का आवागमन होगा, आएगी जाएगी, उसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट। 3 तरह के ट्रांसफर होते हैं, एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन और तीसरा ट्रांसफर होता है रेडिएशन। कंडक्शन का मतलब जब हीट ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर, एक मॉलिक्यूल से हीट दूसरे मॉलिक्यूल को मिली, दूसरे मॉलिक्यूल से तीसरे मॉलिक्यूल को मिली, तीसरे मॉलिक्यूल से चौथे मॉलिक्यूल को मिली, चौथे से पांचवें को मिली। मैटर का ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ किसका ट्रांसफर होता है? एनर्जी का। उसको हम क्या बोलते हैं? कंडक्शन। दूसरा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन होता है जिसमें मैटर का ट्रांसफर होता है। जैसे आपने आग लगा दी, क्या होगा? सबसे लोअर मोस्ट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्सपैंड होके ऊपर चले जाएंगे, ठंडे मॉलिक्यूल नीचे, फिर वो एक्सपैंड होके ऊपर, ठंडे नीचे। तो जब मैटर का ट्रांसफर होता है इसको क्या बोलते हैं? कन्वेक्शन। तीसरा होता है रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब क्या है? रेडिएशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ हीट यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन सी? इंफ्रारेड रेज। इंफ्रारेड रेज कौन सी होती है? दे गिव अस सेंसेशन ऑफ वार्मथ, गर्मी का एहसास दिलाती है लक्स कोजी की तरह। वो क्या है? वो है हमारी रेडिएशन। कौन सी? आईआर वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। दे डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम टू पास थ्रू। ठीक है, ये होता है बेसिक 3 ट्रांसफर्स। अब इनमें जो न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आएंगे वो आएंगे कंडक्शन के, दूसरे टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे रेडिएशन के। इस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है। कंडक्शन में क्या क्या है? कंडक्शन को आप कंसेप्ट कंपेयर कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी से। इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा फ्लो ऑफ चार्ज, यहां पे हम बात करेंगे फ्लो ऑफ हीट। वहां पे कौन मूव करता है? चार्ज। यहां पे कौन मूव करती है? हीट। वहां पे कौन मूव करता है? चार्ज। यहां पे कौन मूव करती है? हीट। चार्ज मूव करता है जिसकी वजह से क्या क्या होता है? कंडक्शन होती है हीट, इलेक्ट्रिसिटी की। यहां पे कौन मूव करता है? हीट। दूसरा, वहां पे आपने पढ़ा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड। यहां पे कौन है? हीट फ्लोइंग पर सेकेंड, उसको क्या बोलेंगे? थर्मल करंट। वहां इलेक्ट्रिक करंट, यहां पे थर्मल करंट। वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस आपको चाहिए होता है, यहां पे क्या चाहिए? टेम्परेचर डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तब चार्ज फ्लो करता है, यहां पे क्या चाहिए? टेम्परेचर डिफरेंस। वहां पे होती है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यहां पे कहलाती है थर्मल रेजिस्टेंस। वहां पे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? रो एल बाय ए। रो का उल्टा क्या हो जाता है? सिग्मा। तो फॉर्मूला होता है एल बाय सिग्मा ए। यहां पे हो जाती है थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा एल बाय के ए। के क्या कहलाएगा? थर्मल कंडक्टिविटी। सिग्मा क्या होता है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। के क्या होता है? थर्मल कंडक्टिविटी। वहां पे ओम्स लॉ लगता है, I इज इक्वल टू वी बाय आर। यहां पे भी ओम्स लॉ लग सकता है। थर्मल करंट इज हीट अपॉन टाइम। थर्मल करंट इज हीट अपॉन टाइम। हीट अपॉन टाइम मतलब टेम्परेचर डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की जगह आया टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस क्या है? एल बाई के। फॉर्मूला बना के ए टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ। के ए टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ। तो ये मेजर फॉर्मूला है सबसे पहला। ठीक। बाकी सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट क्या रहता है? कांस्टेंट। यहां पे सीरीज में क्या कांस्टेंट रहेगा? थर्मल करंट। पैरेलल में वहां पे क्या कांस्टेंट रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। यहां कांस्टेंट कौन रहेगा? टेम्परेचर डिफरेंस। सीरीज में थर्मल रेजिस्टेंस ऐड अप हो जाएगी, वहां पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऐड होती थी। पैरेलल में थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला 1 बाय आर इफेक्टिव इज 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। सेम फॉर्मूलाज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी में चलते हैं। कंपैरिजन आपको याद हो तो सबसे आसान चीज है। ठीक है। दूसरी बात, अभी टाइम दूंगा ये सारे फॉर्मूलाज लिखने के लिए। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं? जैसे आपके पास ये 2 रॉड्स हैं, ये 2 बॉडीज हैं, इधर आपने हाई टेम्परेचर रखा, इधर लो टेम्परेचर रखा। हीट फ्लो करेगी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इधर लेंथ है L1, दूसरे की लेंथ है L2। एक का एरिया A1, दूसरे का एरिया A2। जंक्शन टेम्परेचर मैंने T मान लिया, तो पहले वाले में थर्मल करंट और दूसरे वाले में थर्मल करंट क्या रहेगा? इक्वल। सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट। तो पहले वाले का थर्मल करंट क्या हो गया? K1 A1 टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ इज K2 A2 टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन लेंथ। इक्वल कर दोगे। ठीक। दूसरे में जब आप पैरेलल में बात करते हो, पैरेलल में अगर आप एक एंड का टेम्परेचर T1 और दूसरे एंड का टेम्परेचर T2 रखते हो, तो टोटल थर्मल करंट क्या हो जाएगा? सबका सम। पैरेलल में करंट क्या हो जाता है? एड अप होता है। टोटल करंट क्या हो जाएगा? सब करंट्स का सम। के ए टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ, के ए टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ, सबको क्या कर दो? ऐड कर दो। सो इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करके करोगे, चीजें याद भी हो जाएंगी और आसान भी रहेगा।
यहां तक क्लियर? इसके अलावा जब हम बात करते हैं रेडिएशन की, रेडिएशन में सबसे पहला कॉन्सेप्ट है, जब कोई रेडिएशन किसी सरफेस पे फॉल करती है, जब कोई रेडिएशन किसी सरफेस पे फॉल करती है तो वो रेडिएशन 3 काम कर सकती है। पहला, वो सरफेस उस रेडिएशन को क्या कर ले? एब्जॉर्ब। ऐसा भी हो सकता है कि उस सरफेस वो रेडिएशन को क्या कर दे? रिफ्लेक्ट। और ऐसा हो सकता है कि वो उसे क्या कर दे? ट्रांसमिट। तो 3 चीजें हो सकती है रेडिएशन के साथ, एक एब्जॉर्प्शन, दूसरा ट्रांसमिशन, तीसरा रिफ्लेक्शन। तीनों में से ही कुछ ना कुछ होगा, और हो सकता है तीनों थोड़ा थोड़ा हो रहे हो। तो टोटल हीट जो होगी वो तीनों के सम के बराबर होगी। कितनी एब्जॉर्ब हो गई, प्लस कितनी रिफ्लेक्ट हो गई, प्लस कितनी ट्रांसमिट हो गई, उसको हम क्या बोलते हैं? वो क्या है? रिफ्लेक्टेड, एब्जॉर्ब्ड और ट्रांसमिटेड। इन तीनों टोटल ए कहलाएगा एब्जॉर्प्टेंस। एब्जॉर्प्टेंस होता है कितनी एब्जॉर्ब हुई डिवाइडेड बाय टोटल कितनी इंसिडेंट थी, मतलब फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, वो क्या कहलाएगा? एब्जॉर्प्टेंस। दूसरा रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्टेंस मतलब फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्टेड। तीसरा ट्रांसमिटेंस, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड। टोटल एनर्जी तीनों का सम, क्यू को नीचे ले जाऊं, क्यू ए बाई क्यू, क्यू टी बाई क्यू, क्यू आर बाई क्यू, किसके बराबर? 1 के बराबर। तो एब्जॉर्प्टेंस, रिफ्लेक्टेंस और ट्रांसमिटेंस तीनों का सम हमेशा किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक। अब कोई बॉडी अगर गर्म है, कोई बॉडी अगर गर्म है जिसका टेम्परेचर हाई है, तो हाई टेम्परेचर पे बॉडी क्या करती है? एनर्जी एमिट करती है। अभी हमने बात किसकी की? जब रेडिएशन फॉल हुई तो एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट या ट्रांसमिट हुई। बट अगर कोई गर्म बॉडी है तो वो क्या करेगी? थर्मल रेडिएशंस को एमिट करेगी। कितना टोटल वो एमिट कर रही है उसको बोलते हैं एमिसिव पावर। क्या बोलते हैं? एमिसिव पावर। एमिसिव पावर का मतलब क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल रेडिएशंस एमिटेड बाय द बॉडी, एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, उसको क्या बोलते हैं? एमिसिव पावर। दूसरा होता है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर इज डिफाइंड फॉर पर्टिकुलर वेवलेंथ। सो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, उसको क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। सारी वेवलेंथ का टोटल क्या कहलाता है? टोटल एमिसिव पावर। किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का क्या कहलाएगा? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। सेम एब्जॉर्प्टिव पावर। एब्जॉर्प्टिव पावर मतलब जब कोई रेडिएशन किसी सरफेस पे फॉल कर रही है तो वो कुछ एब्जॉर्ब करेगी, किसी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को कितना एब्जॉर्ब करेगी वो कहलाएगा स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। सारी वेवलेंथ का टोटल कितना एब्जॉर्ब करेगी वो कहलाएगा टोटल एब्जॉर्प्टिव पावर। सो ये 2 टर्म्स हो गई, एक हो गई एब्जॉर्प्टिव पावर, टोटल एब्जॉर्प्टिव पावर, एमिसिव पावर, टोटल एमिसिव पावर। ये क्लियर? क्या ध्यान रखना है? जितना ज्यादा एमिसिव पावर होगा किसी बॉडी का उतना ही ज्यादा एब्जॉर्प्टिव पावर होगा। यह है किरचॉफ लॉ। emissive power is directly proportional to absorptive power for a particular wavelength, मतलब spectral emissive power for a particular wavelength is directly proportional to spectral absorptive power of that particular wavelength। क्या ये समझ में आता है? पक्का? ये सब लर्निंग वर्क है, एक बार जस्ट रीड करना है आपको। मेन वो कंपैरिजन वाला और मैथमेटिक्स उनका ध्यान रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए। यहां तक सबको क्लियर? इसके बाद दूसरी चीज है एमिसिविटी। एमिसिविटी क्या होता है? एमिसिविटी होता है emissive power of a body divided by emissive power of a perfectly black body। perfectly black body की emissive power होती है 1, मतलब वो सबसे ज्यादा emit करता है, जो भी उसने सबसे ज्यादा absorb भी वही करता है, सबसे ज्यादा emit भी वही करता है। तो black body के कंपैरिजन में कोई बॉडी कितना ज्यादा अच्छा emit कर रही है, that is emissivity। तो emissivity होता है emissive power of a body divided by emissive power of a perfectly ब्लैक बॉडी। परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ऑब्वियसली ये रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 1 के। ह्यूमन बॉडी के लिए 0.97 होता है। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा तो उसके लिए होता है 0। ठीक है, एमिसिविटी की वैल्यू। इसी से निकलता है स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ क्या कहता है? ये बॉडी है मेरे पास, ये एक बॉडी है, ब्लैक बॉडी है, सपोज काली है, वैसे ब्लैक बॉडी है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। ये हीट अप की मैंने, इसने क्या किया? थर्मल रेडिएशन एमिट की। कितना अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी एमिट करेगा पर सेकेंड पर यूनिट एरिया? कितना अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी एमिट करेगा पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, मतलब एनर्जी अपॉन एरिया अपॉन टाइम। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T⁴ के। T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या बोला मैंने?
emissive total emissive power of a perfectly black body is directly proportional to fourth power of absolute temperature. इसको आप स्टीफन्स लॉ भी बोल देते हो, कई बार हम स्टीफन्स फोर्थ पावर लॉ भी बोल देते हैं. तो स्टीफन्स लॉ बोलो या स्टीफन्स फोर्थ पावर लॉ बोलो, ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए है. एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T टू पावर 4. अगर प्रोपोर्शनल हटता है तो सिग्मा आ जाता है. सिग्मा कहलाता है स्टीफन्स कांस्टेंट वैल्यू 5.67 इंटू 10 टू पावर -8. 5 6 7 8 5.67 इंटू 10 टू पावर -8. यूनिट्स क्या होंगे? एनर्जी पर सेकंड मतलब वॉट पर यूनिट एरिया पर मीटर स्क्वायर, और केल्विन नीचे पर केल्विन टू पावर 4, या फिर जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू पावर 4, या वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू पावर 4. यह है परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए. अगर बॉडी परफेक्टली ब्लैक नहीं होगी तो साथ में आ जाता है एप्सिलॉन. एप्सिलॉन क्या है? एमिसिविटी. अगर बॉडी परफेक्टली ब्लैक है तो ये होगा फॉर्मूला. परफेक्टली ब्लैक नहीं है तो साथ में आ जाता है एप्सिलॉन. ये सब फॉर्मूलाज तब हैं जब सराउंडिंग्स टेम्परेचर आप मान लो 0 केल्विन. अगर सराउंडिंग्स टेम्परेचर है तो फॉर्मूला बनता है सिग्मा T टू पावर 4 माइनस T नॉट टू पावर 4. इस पे बेस भी क्वेश्चंस आते हैं. समझ में आ गया यहां तक? पहले एक बार मैं रन थ्रू कर रहा हूं पूरे इससे, फिर आपको टाइम दे दूंगा आगे कर करके कंसेप्ट लिखने के लिए, जो जो फॉर्मूलाज आपको लिखने होंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे इसके आज. ठीक है. अगला वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ या वीन्स लॉ. वीन्स लॉ क्या कहता है कि कोई भी बॉडी को जब आप हीट अप करते हो तो वो थर्मल रेडिएशन एमिट कर रही है, तो अलग अलग वेवलेंथ एमिट करेगी, बहुत सारी वेवलेंथ एमिट करेगी. जो वो वेवलेंथ सबसे ज्यादा एमिट कर रही है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी जिस वेवलेंथ की एमिट हो रही है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. आप इसको लॉजिकली भी सोच सकते हो. कैसे? सपोज करो टेम्परेचर ज्यादा है तो ऑब्वियसली ज्यादा एनर्जी की रेडिएशन एमिट होगी, ज्यादा थर्मल एनर्जी. फोटोन पिक्चर में E इक्वल टू H न्यू होता है. ज्यादा एनर्जी मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब कम वेवलेंथ. तो जो वेवलेंथ एमिट हुई वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुई? टेम्परेचर के. तो लैम्डा मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो लैम्डा को लिखते हैं B/T. B कहलाता है वीन्स कांस्टेंट वैल्यू 2.898 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर केल्विन. ठीक है. लास्ट पॉइंट, इसके बाद क्वेश्चंस. इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है? कोई भी बॉडी कितना जल्दी कितना सारा हीट, मतलब रेट एट विच बॉडी लूजेस हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग्स. बॉडी का टेम्परेचर T है, सराउंडिंग्स का T नॉट है, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग्स. इसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या कहलाता है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. ठीक. अब इसका न्यूमेरिकल्स के लिए बेटर तरीका ये है. रेट एट विच बॉडी लूजेस हीट, वो क्या होगा? रेट एट विच बॉडी लूजेस टेम्परेचर. तो रेट ऑफ लॉस ऑफ टेम्परेचर मतलब चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम टेकन इज इक्वल टू कांस्टेंट टाइम्स डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग्स. बॉडी का टेम्परेचर क्या है? T1 भी बॉडी का टेम्परेचर है, T2 भी बॉडी का टेम्परेचर है. एवरेज टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग्स टेम्परेचर. सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे जो मर्जी. क्या करना होगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में डिफरेंस इन टेम्परेचर मतलब रेट एट विच टेम्परेचर फॉल्स ऑफ द बॉडी, मतलब रेट एट विच हीट इज लॉस्ट, T1 माइनस T2 अपॉन टाइम इज कांस्टेंट टाइम्स एवरेज टेम्परेचर माइनस सराउंडिंग्स टेम्परेचर. समझ में आ गया? क्लियर? फॉर्मूलाज लिख लो, फिर एक एक करके क्वेश्चन शुरू करते हैं. पहले फॉर्मूलाज, उसके बाद मैं ये करूंगा 1 2 3 4. ये 4 क्वेश्चंस पहले आपको करने हैं. ठीक है. पहले फॉर्मूलाज लिख लीजिए. पहले एक बार स्टार्टिंग से कर देता हूं. जो मैथ्स लिखने वाली है इधर से लिख लो पहले मैथ्स, सारे पॉइंट्स यहां पे, आगे वाले फॉर्मूलाज लिख लो, देन वील प्रोसीड. चेक कीजिए बेटा ये चारों. फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है अ बॉडी कूल्स इन 7 मिनट्स फ्रॉम 60 टू 40. 60 टू 40, तो 60 माइनस 40 अपॉन 7 इज K टाइम्स 60 प्लस 40 बाई 2 हो गया 50 माइनस सराउंडिंग्स टेम्परेचर इज 10 डिग्रीज. कितना हुआ ये? 20 बाई 7 इज K टाइम्स 40. तो K की वैल्यू कितनी आ गई? 1 बाई 14. 7 क्या था? मिनट्स, मिनट इनवर्स.
the temperature of the body after next 7 minutes. अब 40 minus T upon time taken, time 7 minutes है, is equal to K times average temperature 40 plus T by 2, surrounding temperature 10 है ना 10. तो कितना हुआ ये? 7 2s are 14. 40 minus T is half of 40 minus 20. 20 plus T upon 2. Cross multiply. 160 minus 4T is 20 plus T. 5T is equal to 140. T की वैल्यू कितनी आ गई? 28. सो टेम्परेचर आया 28. डी ऑप्शन आ गया था, सबका मैच हो गया. ये हो गया फर्स्ट. सेकंड, अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 to 60 in 5 minutes. Body cools from 80 to 60 in 5 minutes. 80 minus 60 upon 5 is K times 80 plus 60 by 2 हो गया 70 minus surrounding temperature है 20. So ये हो गया 20 by 5 is K times 50. So K की वैल्यू आ गई 2 by 25 per minute. इसके बाद आपको क्या बोला? The time it takes to cool from 60 to 40. 60 minus 40 upon time taken is 2 by 25 times 50 minus surroundings temperature 20. So 20 by T is 2 by 25 times 30. 0 से 0 गया, T की वैल्यू आ गई 2 से 2 गया, T की वैल्यू आई 25 by 3 मिनट्स. सेकेंड्स कर रहा हूं, 60 से मल्टीप्लाई 20 500 सेकेंड्स. 500 सेकेंड्स. क्लियर? इजी है ना एकदम? हाँ, बेसिक पता हो तो आसान है. अगला थर्ड, a bowl filled with very hot soup cools from 98 to 86 in 2 minutes. 98 minus 86 upon 2 is, बात नहीं बेटा, 98 plus 86 by K times 98 plus 86 by 2 कितना होगा? कितना गैप है? 12 का गैप है ना, 6 जोड़ेगा. 92 माइनस सराउंडिंग्स टेम्परेचर कहां है? 22. सो ये कितना हुआ? 12 by 2 is K times 70. 6 K की वैल्यू आ गई 3 by 35 per minute. How long will it take from 75 to 69? 75 minus 69 upon time. 75 plus 69 by 2. कितना गैप है? 6 का गैप, 3 बढ़ा दो. K times 72 minus 22. So ये आ गया 6 upon T. 3 by 5 times 50. 3 2 5 10. T आ गया 1 by 5 minutes, मतलब 0.2 minutes. एक मिनट, कैलकुलेशन एरर हुआ क्या? ओ 35 है, सॉरी. हाँ दिख गया. 3 by 35 और ये 50. 3 से गया 7 और ये 10, ये 5. T आ गया 7 by 5 minutes. 1.4 minutes. ठीक है, इजी है यहां तक. नेक्स्ट, if K1 and K2 are thermal conductivities, L1 and L2 are the lengths, A1 A2 are blah 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 blah, then the arrangement is so and so. The value of temperature T of the copper junction, copper steel junction 450, यहां टेम्परेचर T मान लिया, क्या होगा? किसका 1 किसका है? स्टील का 1 है, उसका 1 है. स्टील एंड कॉपर रॉड, स्टील का 1 है. सो K1 A1 450 minus T upon L1
बराबर होगा K2 A2 T माइनस 0 अपॉन L2। यस और नो? रेशियोज दिए हुए, रीअरेंज करो। K1 अपॉन K2 A1 अपॉन A2 L2 बाय L1 इस T अपॉन 450 माइनस T। वैल्यू डालो। K1 अपॉन K2 1/9, A1 अपॉन A2 2, L1 L2 बाय L1 1/2, T अपॉन 450 माइनस T। क्रॉस मल्टीप्लाई 450 माइनस T इज 90, 10T इक्वल टू 450, T इक्वल्स टू 45 डिग्री सेल्सियस। 45 डिग्री आंसर। कितने गया? ये रहा। ठीक है, इजी है। नेक्स्ट करोगे, थोड़ा मिर्ची लगाऊं। 1 2 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, 5-7 मिनट। चलो सामने देखो, कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। पहले फिफ्थ, टू डिफरेंट मेटल बॉडीज A and B of equal masses are heated at a uniform rate under similar condition। यूनिफॉर्म रेट मतलब dq by dt दोनों का सेम है। इक्वल मासेस तो मासेस दोनों के सेम है। यूनिफॉर्म रेट का मतलब क्या हुआ? dq by dt दोनों का सेम है, A का, और dq by dt B का, दोनों सेम है। यही होता है। dq क्या होता है? mc डेल्टा t, मतलब मास ऑफ A, स्पेसिफिक हीट ऑफ A, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ A बराबर होगा मास ऑफ B, स्पेसिफिक हीट ऑफ B, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ B। मास से मास तो कट गए क्योंकि इक्वल मासेस बोले हुए थे। मतलब स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय स्लोप, ये कांस्टेंट हो गया। मतलब स्पेसिफिक हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप हो गया। यहां पे टेम्परेचर और टाइम, स्लोप क्या हुआ? dt बाई dt। स्लोप है dt बाई dt। स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय स्लोप क्या है? कांस्टेंट। स्पेसिफिक हीट मल्टीप्लाइड बाय स्लोप क्या है? कांस्टेंट। तो स्पेसिफिक हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप हुआ कि नहीं हुआ? सो जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पेसिफिक हीट कम। आपको क्या निकालना है? रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज। सो स्लोप ज्यादा किसका दिख रहा है आपको? अब आपको ग्रेटर लेस नहीं, नंबर्स की बात है। तो स्लोप ऑफ ए कितना है? स्लोप ऑफ ए कितना है? चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट 120/3, मतलब 40 यूनिट्स। स्लोप ऑफ बी कितना है? 90/6, 15 यूनिट्स। मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ ए अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ बी कितना हो गया? 15/40, 3/8। बी ऑप्शन। ठीक है, लॉजिकली समझ में आया? हाँ बेटा, बिना स्लोप के कैसे? वैल्यू कैसे आएगी? 3 पे तूने क्या लिया और इसका क्या लिया? अच्छा मिडल ले लिया। गलत कर रहा है तो चांस की बात, यहां तो दिख गया तेरे को मिडल, पर नहीं हो तो ठीक है। समझ में आ गई बात? क्लियर? नेक्स्ट 6, टू थिन मेटालिक स्फेरिकल शेल्स। Two thin metallic spherical shells of radii R1 and R2, R1 less than R2, are placed with their centers coinciding. एक spherical shell और एक concentric spherical shell। ये दो spherical shells हैं। रेडियाई R1 R2, R1 लेस देन R2, इनर रेडियस R1, आउटर रेडियस R2, ये दिया हुआ है। अब मटेरियल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K इज फिल्ड इन द स्पेस बिटवीन द शेल्स। बीच में
यहां पे हमने मटेरियल भर दिया जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी है के, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी है के। द इनर शेल इज मेंटेन्ड एट टेम्परेचर θ1, अंदर वाली शेल का टेम्परेचर है θ1 एंड आउटर θ2, θ2 ग्रेटर देन θ1, तो अंदर बाहर से अंदर हीट आएगी। द रेट एट विच हीट फ्लोज रेडियली थ्रू द मटीरियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट निकालना है। कैसे निकालें? ये तो रॉड नहीं है, अब आपको क्या करना पड़ेगा? सेक्शन कंसिडर करना पड़ेगा। क्या कंसिडर करना पड़ेगा? मैंने एक स्फेरिकल शेल में ये छोटा सा स्फेरिकल रिंग कंसिडर कर लिया, रिंग नहीं स्फेरिकल सेक्शन कंसिडर कर लिया, जिसकी विड्थ dr मान ली और उसका सेंटर से डिस्टेंस r मान लिया। सेंटर से डिस्टेंस कितना मान लिया? r। अब मैं करने क्या वाला हूं? मेरे को निकालना है रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, मतलब मुझे निकालना है थर्मल करंट। थर्मल करंट क्या होता है? के। थर्मल करंट क्या होता है? टेम्परेचर डिफरेंस θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। ये सुनो, अब यहां पे के टेम्परेचर डिफरेंस बाय लेंथ नहीं लगा सकते, वो रॉड के लिए था। बेसिक फॉर्मूला ओम्स लॉ का यही बनता है, टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस। मुझे इसका क्या निकालना पड़ेगा? थर्मल रेजिस्टेंस। इसका थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकालूं? थर्मल रेजिस्टेंस पहले इस छोटे से प्यारे से नोने से का थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लो। बात नहीं बेटा, थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है, इस छोटे से बबलू का निकालो, इस छोटे से बबलू का निकाल के इंटीग्रेट करो। थर्मल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? डी थर्मल रेजिस्टेंस, छोटा सा थर्मल रेजिस्टेंस वो होगा L बाई के ए। यस और नो? मानते हो? L इसका कितना है? चौड़ाई dr, के एरिया 4πr²। टोटल थर्मल रेजिस्टेंस निकालना है, इंटीग्रेट कर दो 1/4π के कांस्टेंट इंटीग्रेशन dr/r²। मानते हो? मानते हो? श्योर? 100% कॉन्फिडेंट? लॉक करूं? इंटीग्रेट करो, लिमिट लगाओ R1 से R2 रेडियस का 1/4π के 1/r² का इंटीग्रेशन माइनस 1/r, लिमिट R1 से R2 1/4π के माइनस 1/r2 प्लस 1/, ये आ जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। मानते हो बेटा? मतलब 1/4π के R1 R2 R2 माइनस R1, सब्सटीट्यूट करो θ2 माइनस θ1 डिवाइडेड बाय R2 माइनस R1, ऊपर आया 4π के R1 R2। आंसर 4π के R1 R2 θ2 माइनस θ1 अपॉन R2 माइनस R1, ए ऑप्शन। आया समझ? अप्रोच समझ में आई कैसे सोचा? ठीक है, एक और देखो अगला। अ सिलेंडर ऑफ रेडियस R, एक सिलेंडर है रेडियस R इज सराउंडेड बाय अ सिलेंड्रिकल शेल ऑफ इनर रेडियस R, मतलब सेम है, एंड आउटर रेडियस 2R। तो मेरे पास ये एक सिलेंडर है, मर पड़ा, छोड़। ये एक सिलेंडर है ऑफ रेडियस R,
सराउंडेड बाय सिलेंड्रिकल शेल ऑफ इनर रेडियस आर, आउटर रेडियस 2r, कैपिटल आर है। इसके बाहर एक शेल सराउंड कर रही है, जिसका आउटर रेडियस 2r है। ठीक है, सिचुएशन क्लियर। द थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ द मटेरियल ऑफ द इनर सिलेंडर इज K1, यहां पे थर्मल कंडक्टिविटी है K1, एंड दैट ऑफ द आउटर सिलेंडर इज K2, यहां पे मटेरियल की आउटर थर्मल कंडक्टिविटी है K2। अज्यूमिंग नो लॉस ऑफ हीट, द इफेक्टिव थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम, थर्मल कंडक्टिविटी इफेक्टिव निकालनी है। अब अगर मैं इधर टेम्परेचर T1 मान लेता हूं और इधर टेम्परेचर T2 मान लेता हूं, तो ये दोनों सेक्शन किस में हो गए? पैरेलल में हो गए। दोनों सेक्शन करंट, जो भी थर्मल करंट आएगा वो डिवाइड होगा ना दोनों में। दोनों सेक्शंस किस में कंसीडर होंगे? पैरेलल में। पैरेलल में क्या फॉर्मूला होता है? 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। सो 1/r इफेक्टिव, 1/r इफेक्टिव इज 1/r1 प्लस 1/r2। r क्या होता है? L/Ka। सो L नीचे, K इफेक्टिव ऊपर, और इफेक्टिव एरिया हो गया टोटल। A1 प्लस A2 नहीं लिखेंगे, इफेक्टिव एरिया हो गया टोटल। टोटल मतलब पाई इंटू 2r का स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इज इक्वल टू पहले वाले का लेंथ तो सेम है, K की वैल्यू K1, एरिया इसका कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर। दूसरे वाले के लेंथ सेम है, K हो गया K2, एरिया कितना हुआ? पाई इंटू 2r का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये सुनो, ये वाला एरिया बाहर वाला, कटिंग पटिंग मारो, L कैंसिल, पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, आपके पास बचा 4 टाइम्स K इफेक्टिव इज इक्वल टू K1 प्लस 3 टाइम्स K2। K इफेक्टिव कितना हुआ? K1 प्लस 3K2 बाई 4। बी ऑप्शन। आया समझ? अप्रोच समझ में आई कैसे सोचना है ऐसे क्वेश्चंस को? क्लियर? ऑनलाइन अप्रोच समझ में आ गई सबको? ओके, घर पे लिख लेना इसको, अभी टाइम मत वेस्ट करो। कंसेप्ट समझ में आ गया ना? ये वाला क्वेश्चन 2 और ये 3, 4, ये 4 क्वेश्चन फटाफट कीजिए। ये 4 क्वेश्चन फटाफट कीजिए, फिर अब इनको करते हैं सॉल्व जल्दी। 4 क्वेश्चंस सामने देखो भाई। सबसे पहले 8th, 2 materials having coefficients of thermal conductivity 3K and K and thickness D and 3D respectively are joined to form a slab as shown in figure. The temperatures of the outers are θ2 and θ1 सब दिया हुआ है। θ2 greater than θ1, the temperature at the interface। क्या करोगे? थर्मल कंडक्टिविटी K A टेम्परेचर डिफरेंस θ2 माइनस थीटा अपॉन लेंथ इज इक्वल टू K A थीटा माइनस θ1 अपॉन लेंथ 3D। यही इक्वेट कर दोगे, क्रॉस मल्टी सिंप्लीफाइड D K A धक्का कट गया, 9 टाइम्स θ2 माइनस 9 टाइम्स थीटा इज थीटा माइनस θ1, सो 10 थीटा इज 9 θ2 प्लस θ1, सो थीटा कितना हुआ? 9/10 θ2 प्लस 1/10 θ1। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9th। 2 identical beakers A and B contain equal volumes, वॉल्यूम बराबर है, of 2 different liquids at 60 डिग्री सेल्सियस each and left to cool down। cool down दिखते ही तो मेरे को क्या समझ में आता है? क्या लगेगा? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, लिक्विड A has density इतना, specific heat इतना, while liquid B has density इतना, specific heat इतना। Which of the following temperatures versus time graph? Newton's law of cooling, minus dq by dt is proportional to
डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर और बॉडी एंड सराउंडिंग्स। टेम्परेचर सेम दिया हुआ था, 60 सेम है, सराउंडिंग्स भी सेम है, तो ये पूरा कांस्टेंट हो गया। dq क्या होता है? mc dt माइनस k टाइम्स t माइनस t नॉट। सो dt बाई dt मतलब स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mc हो गया। स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू mc हो गया, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट है। mc मास से, मास नहीं सेम, वॉल्यूम सेम है। मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम सेम है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इनटू सी हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इनटू सी हो गया। यस और नो? स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इनटू सी हो गया। मतलब जितना जल्दी जल्दी टेम्परेचर फॉल करेगा वो उसके लिए ज्यादा करेगा जिसका डेंसिटी इनटू सी ज्यादा होगा, कम होगा। डेंसिटी इनटू सी ऑफ ए का कितना है? 8 इंटू 10 टू पावर 2 और 2000, 8 और 16 इंटू 10 टू पावर 5। और डेंसिटी इंटू सी बी के लिए कितना है? 10 टू पावर 3, 4 इंटू 10 टू पावर 3, मतलब 10 इंटू 10 टू पावर 3, ये हो गया 40 इंटू 10 टू पावर 5, 40 इंटू 10 टू पावर 5। यही हुआ। दोबारा 8 टू 60, 16 इंटू 10 टू पावर 5, और ये हुआ 4000 10 टू पावर 3, मतलब 40 इंटू 10 टू पावर 5। मानते हो? तो जिसका ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, वो धीरे धीरे टेम्परेचर लॉस होगा, वो ये हो गया बी ऑप्शन। ए जल्दी टेम्परेचर लूज करेगा, बी धीरे धीरे टेम्परेचर लूज करेगा। ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसे कैसे ओरली हो गया? स्पेसिफिक हीट पे भी तो डिपेंड करता है ना बेटा। नेक्स्ट, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 120 डिग्री इज मेंटेन्ड बिटवीन टू एंड्स ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ए बी ऑफ लेंथ 2l। 120 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस लगाया आपने, लेंथ 2l। लेंथ 2l का मतलब हुआ ये लेंथ है l, ये l/4, तो ये भी l/4। l/4 रॉड ए बी ऑफ लेंथ 2l। अच्छा, ए बी की लेंथ है 2l, तो ये l हुआ, ये बताया नहीं हुआ मिडल में है कि नहीं। सेम क्रॉस सेक्शन ऑफ लेंथ 3l/2 इज कनेक्टेड एज सुन। नहीं दिया तो इनको बराबर बराबर ले लो। ये l है, टोटल 2l है, तो ये हो गया l/2, और ये भी कितना हुआ? l/2। ठीक है ना? लेंथ 2l टोटल है ना, तो l/2 इधर हो गई, l/2 इधर हो गई। इसको अब क्या करो? आपको बोला इधर का टेम्परेचर और इधर का टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर डिफरेंस। आपको निकालना क्या है? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन पी एंड क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस आपको यहां पता है, यहां का निकालना है। क्या करते हो? किरचॉफ लॉ, सीरीज पैरेलल, सीरीज पैरेलल, आई इफेक्टिव निकालो। आई इफेक्टिव निकाल के पैरेलल कॉम्बिनेशन को एक ही मान लो, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो ओम्स लॉ लगा के। कंसेप्ट वही सोचो ना, थर्मल करंट है, करंट सोचो। अब देखो, अलग अलग सेक्शन के रेजिस्टेंस निकालता हूं। इसको मैंने पी क्यू, इस पॉइंट को बीच में आर ले लिया, इस पॉइंट को पी क्यू आर एस, और इसको टी ले लिया। अब पहले मैं रेजिस्टेंस निकालता हूं पी आर क्यू की, रेजिस्टेंस ऑफ पी आर क्यू सेक्शन। पी आर क्यू सेक्शन की रेजिस्टेंस कितनी होगी? L/K A, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है, लेंथ L है। रेजिस्टेंस ऑफ PSTQ, PSTQ सेक्शन की कितनी होगी? L/4 प्लस L/4, 3L/2 डिवाइडेड बाय K टाइम्स एरिया। यस और नो? इन दोनों सेक्शन का इफेक्टिव 1 by resistance of PQ is 1 by resistance of PRQ plus 1 by resistance of PSTQ। कितना हुआ? ये हो गया L/KA। ऊपर कितना आया? इधर कितना आया? 3L/2
by Ka. So Ka by L कॉमन, 1 + 2/3 कितना है 5/3, तो रेजिस्टेंस ऑफ PQ कितना आ गया 3/5 Ka by L, मानते हो? L by Ka, सॉरी, इधर तक मानते हो? PQ सेक्शन की टोटल रेजिस्टेंस आ गई। अब AP सेक्शन की रेजिस्टेंस कितनी है? L/2 अपॉन Ka। रेजिस्टेंस ऑफ QB सेक्शन कितनी है? L/2 डिवाइडेड बाई Ka। R इफेक्टिव कितना हो गया? सीरीज में ऐड कर दोगे, रेजिस्टेंस ऑफ AP प्लस रेजिस्टेंस ऑफ PQ प्लस रेजिस्टेंस ऑफ QB, जोड़ो, L/Ka कॉमन, 3/5 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 8/5। तो R इफेक्टिव कितना हुआ 8/5 L/Ka। थर्मल करंट कितना हो गया 8/5, एक मिनट, 8/5, 3/5 प्लस 1, आर इफेक्टिव है ना ये, ठीक है। थर्मल करंट कितना हुआ, टेम्परेचर डिफरेंस कितना, टेम्परेचर डिफरेंस है 120 बाय थर्मल रेजिस्टेंस 8L/5 Ka। कैलकुलेशन मत करो, यहीं छोड़ दो। तो अब अगर PQ सेक्शन पे बात करता हूं, टेम्परेचर डिफरेंस PQ सेक्शन का, पोटेंशियल डिफरेंस IR, थर्मल करंट इंटू रेजिस्टेंस PQ सेक्शन का, 120 इंटू 5 इंटू Ka अपॉन 8L इंटू PQ सेक्शन की रेजिस्टेंस कितनी है, ये रही 3L/5 Ka। क्या क्या कटा, KA L 5 15 45 डिग्री, ए ऑप्शन। लॉजिकली समझ में आया, सोचना कैसे है, अप्रोच क्लियर है, पक्का? दोबारा मतलब एक ही L ले ले उसको, हाँ सीरीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आया? अप्रोच क्या किया मैंने, किरचॉफ लॉ, ओम्स लॉ लगाया और कुछ नहीं किया। आ जाओ 11th पे। A thermometer graduated according to the linear scale reads the value x0 when in contact with boiling point। ये क्या हो गया, लोअर फिक्स पॉइंट, अपर फिक्स पॉइंट, एंड x0/3 when in contact with ice। ये क्या हो गया, लोअर फिक्स पॉइंट, ये हो गया अपर फिक्स पॉइंट। When in contact with ice, what is the temperature of the object in degree Celsius when the thermometer is in contact with and reads x0/2? ये टेम्परेचर हो गया। So x0/2 minus upper fixed point, that is x0, lower fixed point, that is x0/3, divided by upper fixed point minus lower fixed point is equal to temperature in Celsius minus 0/100। yes or no? यही होता है ना फॉर्मूला। सो कितना हुआ, यह आ गया x0/6 divided by 2x0/3 is equal to Tc/100। 1/4 is Tc/100, Tc हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। डी ऑप्शन। कंसेप्ट समझ में आ गया कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लॉजिकली क्लियर है। बाकी थोड़े क्वेश्चंस और हैं, वो हम कल की क्लास में करेंगे, कल की क्लास में ये कंप्लीट करने के बाद थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।